हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में, जहां पर आज हम डिकोडेड सिलेबस फॉर एपीएससी एंड यू एग्जामिनेशन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में सिलेबस को कवर करना बहुत जरूरी होता है और सिलेबस ढूंढने के लिए आप जाते हैं एग्जाम की नोटिफिकेशन पे। लेकिन जब आप एपीएससी और यू एग्जाम की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पर सिलेबस के नाम पे आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देंगे। उन कंपोनेंट के अंदर आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं ये आपको पता नहीं लगेगा। तो यहां पर इस सेशन में मैं आप लोगों को एपीएससी और यू एग्जाम के जो कंपोनेंट हैं उनके अंदर आपको एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो कि एपीएससी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑलरेडी ये सिलेबस पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं पता है, टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है कि कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आपको रिटन फॉर्म में डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जिसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस को समझा दूंगा, लेकिन आपके पास एक हार्ड कॉपी कैसे रहेगी जब आप एक गाइड बुक डाउनलोड कर लेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को इस गाइड बुक में सॉल्व पीवाईक्यूज और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी, जो कि बहुत यूजफुल रहेगी एपीएससी और यू एग्जाम को डील करने के लिए। और गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सब शुरुआत करते हैं डिकोडेड सिलेबस फॉर एपीएससी एंड यू एग्जामिनेशन। हमारी ए टू जेड सीरीज की एक नई वीडियो है। ए टू जेड सीरीज क्या है, मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करवा दूं कि भाई हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर हम आप लोगों को ए टू जेड जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं उनकी मदद से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को एपीएससी और एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए उनको कवर करवा रहे हैं। हमने ए से ऑल अबाउट ईपीएफओ कवर किया था, फिर हमने जो है सी से कंपटीशन कवर किया, कट ऑफ कवर किया, बी से हमने बुक लिस्ट कवर करी और इसी धारा में आगे बढ़ते हुए आज हम डी से डिकोडेड सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा इस प्लेलिस्ट को अभी तक सेव करके नहीं बैठा है ए टू जेड सीरीज की, तो प्लीज आप ये प्लेलिस्ट का लिंक सेव कर लो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आपको वो सारी वीडियोस मिल जाए एपीएससी और यू एग्जाम की, जो कि इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। एक ही जगह पे सारी वीडियोस को हमने क्लब करके सीरीज बनाई है ताकि आप लोगों को फायदे में जो है आप सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो, जैसा मैंने बोला कि जब आप एपीएससी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस को देखने के लिए आप इस एग्जाम की नोटिफिकेशन को सर्च करते हैं। तो जब आप एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको सिलेबस के फॉर्म में कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। द सिलेबस ऑफ द टेस्ट, द सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट इज ब्रॉडली कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं बट बेसिकली सब्जेक्ट के नाम यहां पर मेंशन कर रखे हैं कि भाई आपको जर्नल इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स कवर करनी है, आपको डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी कवर करना है, आप लोगों को गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज बेसिकली इंडियन पॉलिटी अपनी वो कवर करनी है, आपको जनरल साइंस कवर करनी है एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको कवर करना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैट एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों ने कवर करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी आपने कवर करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ये कंपोनेंट आपने कवर करने हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों को करंट अफेयर कवर करने हैं फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये आपका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। बट दोस्तों, इस सिलेबस से आप क्या आइडिया लगा पा रहे हैं? आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम पता लग रहे हैं, लेकिन उन कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एग्जैक्टली वो शायद आइडिया आप लोगों को नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को ये कंपोनेंट्स अपने आप में बहुत भारी भरकम कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है। अगर मैं बात करूं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, एक बहुत ही वास्ट टॉपिक। तो एग्जैक्टली इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में क्या प्रिपेयर करना है हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखनी है, क्योंकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी भाई इन एग्जाम्स में हमें कैसे अप्रोच करना है, हमें कैसे डिफरेंट टॉपिक्स को हर एक कंपोनेंट के अंदर कवर करना है। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। तो अगर आप इस कंपोनेंट को ध्यान से पढ़ें तो आपको दो कंपोनेंट्स फर्दर दिखाई दे रहे होंगे, एक है इंडियन कल्चर और दूसरा है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पर हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट जो हमारी आजादी की लड़ाई है उसको कवर करते हैं। तो पहले हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं। देखो, फ्रीडम मूवमेंट में काफी लोग कहते हैं कि सर इसकी शुरुआत कहां से हमें करनी चाहिए, क्या हमें बैटल ऑफ प्लासी 1757 से स्टार्टिंग करनी चाहिए या फिर हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1857 की रिवोल्ट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। मैं कहता हूं थोड़ा पीछे चलते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल से, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड था जहां से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होने लगती है। हम जब देखते हैं कि भाई अंग्रेज भारत में आए, सेम टाइम पर जो मुगल एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर, उस टाइम पर वो
डिक्लाइन फेज में आ चुका था। औरंगजेब के लेटर फेजेस में जब हम 1700 से 1707 का पीरियड कवर करते हैं तो वहां पे औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, मल्टीपल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसीज हो गई, उसकी मिलिट्री पॉलिसीज हो गई, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डाउन होना शुरू हो रहा था। तो वो वाला फेज इंपॉर्टेंट है कवर करना। फिर हम कवर करते हैं जो लेटर मुगल्स आए, जैसे बहादुर शाह आए औरंगजेब के बाद, फिर जहांगीर शाह आए, फिर फारूक शाह आए, फिर जो है मोहम्मद शाह रंगीला आए। तो उनके बारे में हम कवर करेंगे कि उनके टाइम पर कौन कौन सी रीजनल पावर्स जो है बनी, बंगाल कैसे बना, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि भाई कर्नाटक कैसे बना, मैसूर कैसे बना, हैदराबाद कैसे बना, और कैसे अंग्रेजों ने डिफरेंट वॉर्स के थ्रू इनको सब्जुगेट किया। हम एंग्लो मराठा वॉर्स पढ़ते हैं, एंग्लो कर्नाटक वॉर पढ़ते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हैं, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लस दोस्तों 18वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते अंग्रेजों ने भारत पे अपना कंट्रोल बढ़ा लिया था और उनकी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें इंडिया में अप्लाई होती हुई दिखती हैं, जहां पे सब्सिडी रिलायंस था, देयर इज परमानेंट सेटलमेंट, तो हम कवर करेंगे। फिर हम आएंगे 19वीं सेंचुरी पे, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। हम ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन से लेकर धर्म सभा वगैरह सारा कवर करते हुए ये 20वीं सेंचुरी तक हम जाएंगे और सारी जो रिलीजियस मूवमेंट है वो हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम कवर करेंगे जो अर्ली रिवोल्ट से, ये रिवोल्ट्स कौन से, 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर नहीं, उससे पहले में भी कुछ रिवोल्ट्स हुए हैं, जैसे वेल्योर म्यूटिनी हुई है, रानी चिन्नम्मा का स्ट्रगल हुआ है। तो जो छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स थे वो हमें कवर करने हैं। फिर हमें आना है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, 1857 की रिवोल्ट पे। फिर हम आगे बढ़ते हुए जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है वो कवर करेंगे। फिर जो बहुत सारी मूवमेंट्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने बिफोर द कांग्रेस फॉर्मेशन वो हम कवर करेंगे, जहां पे हम कवर करेंगे भाई कि कैसे एक इंडियन एसोसिएशन बनी, ठीक है, 1875 में, वो सारा कवर करते हुए हम कवर करेंगे कांग्रेस की फॉर्मेशन। फिर हम स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, कांग्रेस के जो अर्ली सेशन थे उनमें कौन प्रेसिडेंट थे ये हम कवर करेंगे। फिर हम कवर करेंगे गांधी जी की एंट्री, जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल फेज था हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर गांधीयन मूवमेंट हम कवर करेंगे, जहां पे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फिर आगे बढ़ते हम कवर करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये हमारा पूरा पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ मुगल से स्टार्टिंग होगी और इसी के पैरेलल एडवेंट ऑफ यूरोपियन है। फिर राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जहां पे हम बहुत सारी वॉर्स कवर करेंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने मैसूर को सब्जुगेट किया, कर्नाटक को जो है अपने कंट्रोल में लिया, फ्रेंच को किस तरीके से इन्होंने हराया, किस तरीके से वहां पे डुप्ले को उन्होंने खत्म किया, ये सारी चीजें हम कवर करके रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आएंगे। फिर हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, हर एक धर्म की जो मूवमेंट्स हैं, लाइक फॉर सिख में हम कुका मूवमेंट कवर करते हैं, पारसीज की मूवमेंट हम कवर करते हैं, आपने हर एक मूवमेंट यहां पर कवर करनी है। फिर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है, किस तरह से कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, अर्ली जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जो मर्ज होकर कांग्रेस के जो है अंदर आई, और फिर कांग्रेस के अधिवेशन जो स्टार्टिंग के थे हम कवर करेंगे। फिर मॉडरेट का फेस 1905, एक्सट्रीमिस्ट का फेस स्वदेशी मूवमेंट, और इससे पहले भी हम 1900 से लेकर 1905 की जो कर्जन पॉलिसीज थी वो भी कवर करेंगे। फिर मेजर इवेंट्स फ्रॉम 1908 से 1947, जो मैंने आपको बताया कि भाई गांधी जी की एंट्री के बाद बहुत सारे मेजर इवेंट हुए, वो भी हम कवर करेंगे। फिर इसी टाइम पर भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, उनका हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हमें अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगर मैं कल्चर की बात करूं दोस्तों, कल्चर अपने आप में बहुत वास्ट है। तो कल्चर में हम कवर करते हैं बेसिकली इंडियन आर्किटेक्चर, जहां पर हम शुरुआत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ब्रिक की फॉर्मेशन से, और फिर हम आते हैं मॉरल आर्किटेक्चर पे। बहुत ही रिमार्केबल फेस है मॉडर्न आर्किटेक्चर इन गुप्ता जो है एम्पायर, वहां पे हमें गोल्डन एज देखने को मिलती है इंडियन आर्किटेक्चर की। फिर हम आगे बढ़ते हुए पांड्यन, चोला, पल्लवा, इनके आर्किटेक्चर कवर करते हुए विजयनगर एम्पायर, फिर हम मुगल आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं, फिर हम लुटियंस और जो सिख आर्किटेक्चर है या फिर कश्मीर आर्किटेक्चर है वो सारे कवर करेंगे। तो इंडियन आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। फिर हम पेंटिंग्स कवर करते हैं, पेंटिंग्स में भी हमें डिफरेंट जनरेशन देखने को मिलती हैं, डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं, फोक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, मुगल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कवर करनी है। फिर डांसेस देखो हमारे ना 8 तो कल्चरल डांसेस हैं, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है, जो हमारे और भी डांसेस हैं, ओडिसी वगैरह हो गए, वो हम कवर करेंगे। म्यूजिक कवर करेंगे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन हो गए, जहां पे हमें बुद्धिज्म जैनिज्म पे स्पेशल फोकस रखना है, हर बार एक क्वेश्चन लगभग आते ही एग्जामिनेशन में। फिर हम कवर करेंगे 6th स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिर हम आएंगे फेयर एंड फेस्टिवल पे, जहां पे जो फेस्टिवल न्यूज में वो आपने अच्छे से कवर करने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक, और फिर फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये हमारा टॉपिक जो डिवीजन बना वो बना इंडियन कल्चर का। तो वैसे तो सिलेबस में सिर्फ इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है, बट अब जब ध्यान से इसका सिलेबस डिकोड करते हो या फिर पीवाईक्यूज भी देखते हो तो यहां पर आपको एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, तो आपको वो भी प्रिपेयर करनी है। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री मतलब आपको जो है स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टिल मुगल एम्पायर, आपको सारा पोर्शन कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उनके भी क्वेश्चन आते हैं। इवन साउथ इंडिया या फिर पाला एम्पायर, उन सब के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आप लोगों ने यहाँ पर पूरी हिस्ट्री एंड कल्चर की करनी है फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन।
जो बच्चा यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसका ऑटोमेटिकली पोर्शन कवर है, लेकिन जो बच्चा एसएससी वाला है, बैंकिंग वाला है या फिर बिगिनर है, उसको पूरी हिस्ट्री स्क्रैच से ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले कंपोनेंट की बात करते हैं जो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर। देखो दोस्तों, करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत वास्ट एरिया है और बच्चों को डाउट होता है कि सर करंट अफेयर में प्रिपेयर एग्जैक्टली करना क्या है और कितने मंथ के करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए फॉर एपीएफसी इन ईयू एग्जामिनेशन। यहां पर सबसे पहले आपने ध्यान ये देना है कि आपको एटलीस्ट आपको 6 मंथ बिफोर दी एग्जाम करंट अफेयर तो पक्का प्रिपेयर करने ही करने हैं, बट आइडियली आप लोगों को 1 साल बिफोर दी एग्जाम करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम नवंबर 2025 में होने वाला है तो आपको नवंबर 2024 आइडियली, लेकिन मई 2025 से तो पक्का ही प्रिपेयर करने चाहिए करंट अफेयर। तो ये आपका बेसिक रूल हो गया रिगार्डिंग दी कवरेज। और अब हम बात करते हैं कि भाई कौन से करंट अफेयर पे हमें ज्यादा फोकस रखना है। वैसे तो करंट अफेयर में बहुत सारी डायमेंशन है, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमारा स्पेशल फोकस होना चाहिए। और वो एरियाज हमें कैसे पता लगते हैं? पीवाईक्यू को एनालाइज करके विद द हेल्प ऑफ सिलेबस, हम दोनों को साथ में रखकर जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई देयर आर सर्टेन डायमेंशन लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर एग्जाम में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड एरिया इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, जितनी भी समिट्स या तो वो इंडिया जिनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर जो इंडिया में हो रही है वो हमें बहुत अच्छे से कवर करनी है। फिर ग्लोबल जो मेजर जो है सीओपीस वगैरह हैं या फिर कोई यूएनजी की कन्वेंशन वगैरह के ऊपर मीटिंग हो रही है, कोई यूएनएससी की मीटिंग हो रही है, वो हमें कवर करनी है। इसके अलावा अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स, रमन मैग्सेसे हो गए, नोबेल प्राइज हो गए। देन स्पोर्ट्स, मेजर टूर्नामेंट लाइक समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, वर्ल्ड कप एंड इंडिसेस या फिर रिपोर्ट्स जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो रिलीज करती हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एपीएफसी और ईयू एग्जामिनेशन के लिए। नो डाउट ये डायमेंशन के अलावा और भी डायमेंशन है करंट अफेयर में, बट इन पे आपका प्राइम फोकस रहना चाहिए क्योंकि 80% कवरेज आपकी इन डायमेंशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो ये करंट अफेयर वाला पोर्शन हो गया। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, देखो पॉलिटी अपने आप में बहुत वास्ट एरिया है। हमें शुरुआत करनी होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर हम कवर करते हैं कि भाई कंपनी रूल के टाइम पर कैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से स्टार्ट होके हमें इंडियन काउंसिल एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक एक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कवर करते हैं, 1813 कवर करते हैं, 1833 कवर करते हैं। तो ये सारे चार्टर एक्ट और इनसे इंडिया में किस तरह की पॉलिटिकल जो है इंक्लिनेशन स्टार्ट हुई वो हमें कवर करना है कि भाई किसने पहली बार लेजिस्लेशन की स्टार्ट करी, किसने पहली बार सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करी, किसने पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। ये सारे पोर्शन हमें कवर करने हैं कि उनका बेयरिंग क्या था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर हम कवर करेंगे कि क्राउन रूल के टाइम पर कौन कौन से एक्ट आए, जहां पर हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। फिर हम कवर करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, 1892 का, 1909 के मॉरल लिमिटेड रिफॉर्म्स, फिर मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर हम कवर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर हम कवर करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये कवर करने के बाद हम कवर करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम मेजर कमेटीज, माइनर कमेटीज, किस तरीके से संविधान बना, किस स्कीम के थ्रू संविधान बना, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, वो सारा हम कवर करेंगे। फिर हम आगे बढ़ के कवर करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है, क्या उनकी आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, क्या फीचर है जो उनको यूनिक बनाती हैं। फिर हम कवर करेंगे इंडियन प्रेम्बल जो कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये पोर्शन हमारा बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला पोर्शन। बेसिक फ्रेमवर्क हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कवर कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम कवर करेंगे स्टेट्स की फॉर्मेशन और भारत में सिटीजनशिप को किस तरीके से ग्रांट किया जाता है वो हम कवर करेंगे। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप इस पर ज्यादा फोकस मत दीजिएगा, बट प्रिपेयर कर लीजिएगा एक बार अगर आपने करना है तो। फिर दोस्तों हम कवर करते हैं पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ये ट्रिनिटी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी और लगभग 2-3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, जहां पर हम एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं, और हमारी जो बहुत सारी और काउंसिल हैं, जैसे हम जो है स्टेट रिकॉग्निशन के बाद हम और काउंसिल देखते हैं, वो सारी आपने यहाँ पर कवर करनी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में। तो एक मेजर एरिया है हमारे सिलेबस का जो हमें कवर करना होता है। फिर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जहां पे हम 2 तरह के एग्जीक्यूटिव कवर करते हैं, एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव या फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आ जाते हैं। देन आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर हम जब स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे गवर्नर साहब आते हैं, स्टेट के सीएम आते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं। फिर हम कवर करेंगे लेजिस्लेचर इन इंडिया, जहां पर अगेन 2 पार्ट है। एक तो है यूनियन लेजिस्लेचर जिसको हम इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आफ्टर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। आपको अच्छे से पार्लियामेंट कवर करना है क्योंकि एग्जाम में अगेन 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देन स्टेट लेजिस्लेचर, फिर हम कवर करते हैं जुडिशरी, जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट कवर करेंगे।
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे कवर करते हुए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे भी कवर करेंगे, एनएचआरसी, लोकपाल, है ना, लोकायुक्त वगैरह। फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज, एंड लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक। तो ये हमारा पूरा पॉलिटी का सिलेबस है, काफी वास्ट है पॉलिटी, और दोस्तों अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये आपका पोर्शन कवर होता है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। देखो इंडियन इकोनॉमी एग्जाम वाइज आपको पीवाईक्यू की फॉर्म में थोड़ी कम देखने को मिलेगी, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है कि आपको एक ही तरह की वेटेज हर बार क्वेश्चन में कोई देखने को मिलेगी। हर बार नंबर ऑफ टॉपिक क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक आपको वेरी करते हुए दिखेंगे। तो आपको इंडियन इकोनॉमी पे स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि कभी भी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां पर हम शुरुआत करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट से कि भाई डिमांड एंड सप्लाई होती क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। फिर हम कवर करते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जहां पर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में क्लैरिटी लेते हैं कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिफ्लेटर क्या है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। ये सारी क्लैरिटी जब हमें मिलती है तो हमें आगे की इकोनॉमिक्स समझ आती है। फिर हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग कि भाई इन्फ्लेशन टारगेटिंग है क्या, आरबीआई का रोल क्या है, क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी कवर होती है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी कवर करते हैं। फिर दोस्तों आते हैं फिस्कल पॉलिसी, जहां पर हम अगेन बहुत सारे बजट्स के रिलेटेड जो टर्म्स है वो कवर करते हैं कि भाई रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। फिर हम कवर करते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट क्या है। तो सारी बातें हमारी फिस्कल पॉलिसी में, इन्फ्लेशन क्या होती है, कौन कौन से इंडिसेस हैं जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कौन उनको रिलीज करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जहां पे हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, इंडिया की किस तरीके से इकोनॉमी की जो है शेपिंग अप हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हम कवर करेंगे। फिर पुवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक टॉपिक जो कि डेवलपमेंटल इशू से रिलेट भी करता है, वो हम यहां पर कवर करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कि भाई वर्ल्ड बैंक कैसे बना, आईएमएफ क्या करता है, डब्ल्यूटीओ की कौन कौन सी कन्वेंशन हमने साइन कर रखे हैं, कैसे डब्ल्यूटीओ की डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं वो हम सारे कवर करते हैं, कब डब्ल्यूटीओ बना, मार्राकेश एग्रीमेंट क्या था। सारा पोर्शन कवर करने के बाद हम फाइनेंस कमीशन के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे अगेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर मैं डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करूं तो छोटा टॉपिक है, एग्जाम में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपने एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझना है, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है और उसके जो इश्यूज हैं वो आपने कवर करने हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज वाला जो पोर्शन है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडिया के डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीजें इनहिबिट कर रही हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं, वो वाला पोर्शन आपने कवर करना है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो अगेन बहुत लिमिटेड वेटेज है इंश्योरेंस कंपोनेंट की एग्जामिनेशन में, बट अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है तो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, जो बेसिक टर्म्स इंश्योरेंस से रिलेटेड लाइक प्रीमियम क्या होता है वो हमें कवर करना होता है। तो ये हमारा डिकोडेड सिलेबस है 3 कंपोनेंट्स का, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड इंश्योरेंस। एंड दोस्तों अगेन देखो, जो मैं डिकोडेड सिलेबस बता रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें यूपीएससी ने कोई डिकोडेड सिलेबस नहीं दिया है। हम पीवाईक्यू की एनालिसिस के बेसिस पर और सिमिलर एग्जाम्स के एनालिसिस के बेसिस पर डिकोडेड सिलेबस आपको बता रहे हैं। इनमें कोई टॉपिक आगे पीछे ऐड हो सकता है, जो कि हम सेपरेट वीडियो से आपको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग एंड स्टैट पे। हम इंग्लिश आगे डिस्कस करेंगे। देखो क्वांट यहाँ पर सेम वही टॉपिक होल्ड करता है जो कि एसएससी सीजीएल में या फिर आरबीआई ग्रेड बी में या फिर आपको सीसेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ जो कि बेसिक है, परसेंटेज, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन 2D 3D। यहाँ पे परसेंटेज के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी कवर करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज। और इसके साथ साथ अगर आप 2023 का पेपर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और बेसिक जो ज्योमेट्री के कंसेप्ट है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देन अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट फिर भी यहाँ पे सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, ये हमें कवर करना होता है। बट यहाँ पर आपका फोकस कम, यहाँ पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। अगर स्टेट की बात करूं तो अगेन वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, अवॉइड करना चाहो अवॉइड भी कर सकते हो, बट अगर प्रिपेयर करना है तो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्पर्जन के ऊपर आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं। अब जनरल इंग्लिश और बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो फिर इंपॉर्टेंट एरिया है दोनों ही कंपोनेंट, एग्जाम में काफी अच्छी वेटेज है इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की। तो इंग्लिश में दोस्तों ग्रामर एग्जाम में नहीं आ रही है, बट अगर आप पेपर ध्यान से देखें 2021 का, 2023 का और 2023 ईओयू का, तो आपको एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ पैराजंबल, जहां पे आपको 4 फ्रेज दे देंगे, आपको उनको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको 5 देखने को मिलेंगे। देन रीडिंग कंप्रेंशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दी गई है, कई बार आपको इडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको इडियम का मीनिंग बताने कि भाई इस इडियम को किस तरीके से पॉपुलरली हम जो है डिफाइन करते हैं, फिर आपको सिनोनिम और एंटोनिम दिए गए हैं। तो ये इंग्लिश में आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ये डिकोडेड पोर्शन है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर ऐसे तो बहुत वास्ट कंपोनेंट है, अपने आप में इंजीनियरिंग है कंप्यूटर में, बट आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कवर करने, तो आपको पता होना चाहिए भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, फिर वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से, हार्डवेयर कौन कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर इज गोइंग टू बी अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एग्जाम में ना टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिसने बेसिक कवर कर रखा है उसको काफी अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग की। काफी बच्चों को ये कंपोनेंट पेन पॉइंट लगते हैं, क्योंकि हमने कभी कॉमर्स पढ़ी नहीं है, हमने कभी अकाउंट्स पढ़ी नहीं है, बट दोस्तों इस एग्जाम में आपको अकाउंटेंसी पक्का पढ़ के जानी है। अगर एक समझदार बच्चा होगा तो पीवाईक्यू एनालाइज करके एक आइडिया पक्का लगा लेगा कि भाई इन कंपोनेंट को सॉल्व किए बिना मेरी एग्जाम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अकाउंटेंसी स्कोरिंग भी है, आपको 20 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं अकाउंटेंसी में। आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1 पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इनकम स्टेटमेंट। जो ये पहले 7 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अकाउंटेंसी के, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, और इनको समझने के बाद ही आपको बाकी वाले टॉपिक भी समझ आएंगे। तो हमारा इनिशियल और मेन फोकस इन 7 टॉपिक्स को कवर करने पे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझ आ गई तो एग्जाम की 50% रिक्वायरमेंट मीट हो गई। इसके बाद बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर दोस्तों अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज, अकाउंटिंग फॉर बायबैक एंड शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फिर जो हमें टॉपिक कवर करने हैं, और लास्ट में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट एंड अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे अकाउंटेंसी के 20 टॉपिक हैं जो हमें क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज या फिर डीके गोयल की बुक से प्रिपेयर कर लेने हैं। यही 20 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। देखो अभी तक तो यही करने हैं, आगे अगर कोई और टॉपिक ऐड करते हैं तो हम वो भी आपको बता देंगे। ऑडिटिंग में 7 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो है पहले कि भाई इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, ऑडिट होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है ऑडिट की, कंपनी ऑडिटर का रोल क्या होता है, किस तरीके से वो जो है ऑडिट्स करता है, वाउचिंग, ऑडिटर की रिपोर्ट, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट। अगेन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अकाउंटेंसी। यहां से एग्जाम में अगर आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो यहां से हार्डली 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये कंपोनेंट आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। देखिए सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एग्जाम में रिक्रूटमेंट टेस्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, प्लस इंटरव्यू में आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के ऊपर। और क्योंकि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ही सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए आपको एक्ट पक्का प्रिपेयर करने हैं। यहां पे आपने शुरुआत करनी है एक्ट से। 5 एक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाला जो एक्ट है वो आप कहीं ना कहीं कवर कर लेते हो ऑलरेडी, जो हमारे लेबर लॉज है वहां पर। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, ईपीएफ एक्ट ऑफ 1952 जिसके थ्रू ईपीएफओ बना है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972। ये पांचों के पांचों एक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद कुछ स्कीम्स हैं। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट की वो स्कीम है जो कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉन्च गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट स्कीम लाइक अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो हमें कवर करनी है। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम जो कि विडोज के लिए है, ठीक है, या फिर जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है। जो अनहेल्दी पीपल है या फिर जॉब में ही जो लोग परेशान हैं, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए जॉब करते हो तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आ जाती है। तो वो सारी स्कीम्स जो कि सोशल सिक्योरिटी डोमेन से रिलेट करती हैं वो हमें प्रिपेयर करनी है। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा करंट अफेयर से ओवरलैप करता है। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एग्जाम के लिए, जहां पे 2 सब पार्ट हैं, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन और एक है लेबर लॉ। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको ओवरव्यू ऑफ आईआर पढ़ना पड़ता है कि आईआर है क्या, ठीक है, क्यों हम आईआर पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई इंडिया में डिफरेंट लेबर फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कॉरिडोर हैं, वहां पे हमें क्या टाइप की लेबर देखने को मिलती है। फिर हम कवर करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, जहां पर मेजर ट्रेड यूनियन लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईएनटीयूसी, भारतीय मजदूर संघ, वो कब बनी, किसने बनाई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड है, और कौन कौन से मेन लीडर कभी उसका पार्ट रहे हैं, ये हम कवर करते हैं।
फिर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होती है इंडस्ट्रीज में वो कवर करेंगे, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है, फिर इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट कैसे कैसे अराइज हो सकते हैं और उनको कैसे सेटल किया जाएगा, कैसे वेज देते हैं लोगों को, क्या क्या कंडीशन है वेज देने की। फिर हम बात करेंगे कि भाई कौन सा वेज देते हैं, लिविंग वेज देते हैं या फिर फेयर वेज देते हैं या फिर मिनिमम वेज देते हैं। फिर हम कवर करेंगे कि भाई कैसे वर्कर्स की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में इंश्योर की जाती है। फिर हम कवर करेंगे इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, आईएलओ की कन्वेंशन वगैरह हमने कौन सी साइन कर रखी हैं। फिर हम पढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक लाइक कि कौन कौन सी थ्योरीज है रिगार्डिंग आईआर। ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं लेबर लॉस। तो सब 12 लेबर लॉ हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एज सच हमारे देश में लगभग 50+ लेबर लॉ हैं, बट क्या हमें सारे के सारे लेबर लॉ प्रिपेयर करने? नहीं। देखो पूछ तो ये कहीं से भी सकते हैं, बट कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं है। आप 50+ लेबर लॉ अगर पढ़ के भी जाएंगे तो आप सारे याद नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में आपको कुछ मेजर लॉ ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि 12 लेबर लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगेन आप एग्जाम की 90% रिक्वायरमेंट मीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर माइन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, ये सारे एक्ट हमें प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों में डाउट आता है कि सर क्या ओल्ड लेबर लॉ कवर करने हैं या फिर लेबर कोड प्रिपेयर करने हैं, न्यू लेबर लॉ प्रिपेयर करने हैं। तो बेसिकली है क्या कि जो एक्ट आप सारे देख रहे हैं दे आर कॉल्ड ओल्ड लेबर लॉ। और 2020 में हुआ क्या कि हमारी गवर्नमेंट ने सारे लेबर लॉ को कंबाइन करके 4 लेबर कोड बना दिए, उनको हम न्यू लेबर लॉ कहते हैं। देखो 23 तक सॉरी, आपको एग्जामिनेशन में लेबर कोड से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन लेबर लॉ से ही देखने को मिलेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप लेबर लॉ पक्का प्रिपेयर करिए। इनको प्रिपेयर करने के बाद अगर टाइम और एनर्जी बचती है तो आप लेबर कोड पे जाइए, बट प्रायोरिटी आपकी इसी पे होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस भी एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जस्ट लाइक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यहां पर आपने टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन प्रिपेयर नहीं करना है, यहाँ पर आपने बेसिक साइंस प्रिपेयर करनी है। बेसिक साइंस में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी। बेसिक केमिस्ट्री में आपको जो है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, सिंथेटिक फाइबर और खासकर वो फाइबर या वो चीजें, एलिमेंट जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। केमिकल रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, एसिड एंड बेस, हीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स ये हमें कवर करने हैं। फिजिक्स में मोशन क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम, ये सारी चीजें कवर करने के बाद हम मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और हीट कवर करते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पर अगेन 9 से 10 की जो बायोलॉजी है, सेल्स, टिश्यू, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, वो हम कवर करेंगे। तो ये बेसिक साइंस है क्लास 6 से 10th की, जो आपने अच्छे से कवर करनी है। आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी फ्रॉम जनरल साइंस। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस क्लियरली हमें दिखता है नोटिफिकेशन में, जिसको हमने डिकोड किया है वो मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं है सिलेबस में, मेंशन भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में आते हैं, जैसे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट जनरली ये क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी रिवर में बहुत बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर वहां पे कोई मेजर हैपनिंग हुई है, तो वो एग्जाम में आने के चांसेस है, वो करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन होगा। सिमिलरली एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर से लिंक देखने को मिलेंगे। तो जो चीजें न्यूज में चल रही हैं वो 5 डायमेंशन करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके अलावा जो चीजें न्यूज में चल रही हैं वो आपको कवर कर लेनी है, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये था डिकोडेड सिलेबस। एंड दोस्तों अगर आप लोग इन सिलेबस को सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैंने आपको बुक लिस्ट सारी बता दी है। बट अगर आप कोर्सेज के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च कर रखे हैं। आप लोगों को करना क्या है, हमारी वेबसाइट edutap.co.in पे जाना है और हमारे कोर्स पेज पे जाना है EPFO के, वहां पे जाके आपको हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कोर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।